सो वेलकम बैक स्टूडेंट एंड नाउ दिस इज अवर विजय हेर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पाठशाला के चैनल में। एंड जैसे कि आप सभी को पता है कि अब हम आज चैप्टर 5 करने जा रहे हैं। ये क्लास 12th की बुक का जो इंडिया वाला चैप्टर है वहां से स्टार्ट है। हमने फर्स्ट टर्म के अंदर जो सिलेबस आने थे वो सारी चीज़ें अपलोड करी है, बट आई हैव सेट ऑल द स्टूडेंट दैट हम स्टेट बोर्ड के हिसाब से भी काम करेंगे। सो दैट इज वाई अपलोडिंग दिस चैप्टर एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड बिकॉज यू गॉट सो मच इन्फॉर्मेशन इन दिस चैप्टर। तो चैप्टर का नाम हम देख लेते हैं। चैप्टर का नाम पार्टीज इन द पार्टी सिस्टम इन इंडिया है। हालांकि चैप्टर का नाम पहले कुछ और था, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो क्लास 12th में बच्चे 2021-22 के अंदर एग्जाम देंगे, उन बच्चों के लिए चैप्टर ऑफ 5th जो स्टेट बोर्ड के लिए होगा, या अगर कहीं कहीं स्कूलों में सीबीएसई बोर्ड में आ भी रहा होगा तो ये चैप्टर का नाम ये होगा, ठीक है। सो इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल सो यू कैन सब्सक्राइब अस एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू गेट द पीडीएफ नोट्स तो आप जाके वहां पे ले सकते हैं। फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, आप वहां पे हमें फॉलो करिए और हम काफी कुछ आपको बताने की कोशिश करेंगे। सो इन दिस चैप्टर हम ये सारी चीजें देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल ट्रांजिशन इनटू प्लेस आफ्टर नेहरू। मतलब हम देखने की कोशिश करेंगे कि नेहरू की डेथ के बाद किस तरीके से पॉलिटिकल ट्रांजिशन हुआ एंड डिस्क्राइब हाउ द ऑपोजिशन यूनिटी एंड द कांग्रेस स्प्रिट, है ना, स्प्रिट कैसे हुई एंड द चैलेंजेस ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, ये कैसे हुआ। Then explain how a new Congress led by the Indira Gandhi overcome these challenges. Then analyze how new politics and the ideological facilitated the restoration of the Congress system. मतलब कि हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो नेहरू की डेथ हुई, तो उसके बाद कांग्रेस का किस तरीके से मैं कह सकता हूं कि सिचुएशन चला। उसके बाद हमें ये देखना होगा कि जब नेहरू की डेथ हुई तो जो अपोजिशन पार्टी थी, जो इतने सालों तक चुनाव में नहीं खड़े हो पा रही थी या नेहरू जी के सामने कुछ नहीं बोल पा रही थी, तो वहां पे भी फिर आप नोटिस कर सकते हैं कि वहां पे कांग्रेस के डोमिनेंस के ऊपर बात आ रही थी कि कांग्रेस स्प्लिट क्यों हो गई। क्योंकि 1967 के अंदर जब इंदिरा गांधी जी आई तो 1969 के अंदर कांग्रेस स्प्लिट भी हुई। तो आज वो कांग्रेस आप देख रहे हो, कांग्रेस आई चल रही है। हालांकि कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ भी थी, वो क्या थी वो हम बात करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे न्यू कांग्रेस जो इंदिरा गांधी जी के द्वारा बनाई गई थी उस टाइम पीरियड के अंदर। मतलब कि जो उसके फादर की यानी कि नेहरू जी की जो क्या कहते हैं कांग्रेस थी, वो कांग्रेस में वो नहीं थी, उन्होंने एक अपनी नई कांग्रेस बनाई थी। अब वो कांग्रेस क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे और साथ में फिर हम डिस्कस करेंगे कि एंड में जाके कांग्रेस सिस्टम में क्या क्या बदलाव आते हैं। तो ऑल दीज चैप्टर अगर आपने फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपने काफी हद तक समझा होगा कि पहले चैप्टर में तो कैसे पूरे नेशन की बात हो रही थी, क्या क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ रहे थे। सेकंड चैप्टर के अंदर किस तरीके से उन लोगों ने चैलेंजेस को फेस करने के बाद इलेक्शन करवाए। थर्ड में हमने फिर देखा था किस तरीके से प्लानिंग कमीशन की बात हो रही थी कि पैसा कैसे कैसे क्या क्या खर्च करना है। फोर्थ चैप्टर में फिर हमने देखा था कि पूरी तरीके से जो इंडिया आजाद हो गया था तो उसके जो एक्सटर्नल रिलेशन थे वो कैसे बन रहे थे या इंटरनल रिलेशन थे वो कैसे बन रहे थे। देन कम टू द पॉइंट ऑफ फिफ्थ चैप्टर। अगर हम देखें तो फिफ्थ चैप्टर के अंदर हमें ये जानने को मिलेगा कि किस तरीके से जो कांग्रेस थी ना वो इतने टाइम पीरियड से जीतती आ रही थी। अब कांग्रेस क्यों जीत रही थी उसके लिए आपको चैप्टर फर्स्ट पढ़ना होगा। उसमें मैंने बताया होगा कि कांग्रेस के जीतने के कारण क्या थे। तो आफ्टर दिस नेहरू जी की डेथ होती है, ओके, नेहरू जी की डेथ होती है और नेहरू जी की डेथ के बाद फिर हमें समझ में आता है कि कांग्रेस के अंदर नए बदलाव होने चालू हुए थे। सो ऑल वी नो दैट कांग्रेस के सबसे सुप्रीम और हमारे चाचा नेहरू जी सबसे पहले और दिग्गज नेता और देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने देश का इतिहास रचा था और आज़ाद भारत का झंडा फहराने वाले पहले व्यक्ति में से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे नेहरू जी, जिसे आप चाचा नेहरू जी बोलते हैं, वो थे। सो ऑल वी नो दैट 1947 से यहाँ पे 1964 तक ये रहे थे और अपने टाइम पीरियड के अंदर अगर हम देखें तो 1962 का युद्ध जेल के ये गए थे, चाइना वाला सीन। और चाइना के टाइम पीरियड को पता है कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया गया था। एंड ऑल वी डिस्कस इन द लास्ट चैप्टर, हमने बहुत पहले भी पढ़ लिया इसके बारे में, तो मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा ताकि बच्चों को बोरिंग ना लगे, समझ रहे ना। तो इसीलिए बस आप इतना समझ लीजिए कि 1964 के अंदर नेहरू जी की डेथ हुई। बहुत सी किताब बताती है कि नेहरू जी की डेथ होने के अलग अलग एस्पेक्ट बताए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शायद से नेहरू जी को एड्स हो गया था तो शायद से इसलिए मर गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, 1962 का जो दर्द झेला गया था, जो दर्द 1962 के अंदर वॉर में नेहरू जी को हुआ था, वो दर्द इन द सेंस उसके दिल में था और वो चीज़ उनको धीरे धीरे कमजोर करती जा रही थी। देन फाइनली उनकी डेथ होगी। तो बहुत सारे एस्पेक्ट बताते हैं बट हमें इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, बिकॉज अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो आप वहाँ पे जाके इस चीज़ को एनालाइज करके डिटेल में पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको मिलेगा। अच्छा, लेकिन हमें पता है कि जब नेहरू जी पास अवे हो गए ना
तो उस टाइम पीरियड के अंदर याद रखिएगा शॉर्ट टर्म के लिए कुछ बंदों को इलेक्ट करा जाता है। तो कुछ बंदों को इलेक्ट करा जाता है, तो नेहरू जी की डेथ के बाद तुरंत ही बंदे को अपॉइंट करा गया था, वो भी कुछ दिनों के लिए अपॉइंट करा गया था। तो आप उसे पीएम नहीं बोल सकते हो, आप उसे पीएम नहीं बोल सकते हो, क्योंकि पीएम की पोस्ट को खाली नहीं छोड़ा जा सकता था। उस टाइम पे डेप्यूटी पीएम जो होते थे वो उनकी पोस्ट पे आते थे, क्योंकि इस टाइम तक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल मर चुके थे, इसलिए किसी दूसरे को अपॉइंट करा गया था। लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि चलिए कुछ टाइम के लिए अगर नेहरू जी की डेथ के बाद हम किसी को अपॉइंट कर लेते हैं तो उसके बाद असल में होगा क्या, असल में नेहरू जी के बाद बेटर ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि पार्टी अंदर, पार्टी सिस्टम के अंदर पार्टी का लीडर ही नहीं होगा, पार्टी का हेड ही नहीं होगा, तो होगा क्या, समझ रहे, तो होगा क्या, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो यहाँ पे हुआ क्या, हुआ यही कि आफ्टर नेहरू, जब नेहरू जी पास अवे हो गए तो कुछ टाइम के पीरियड के लिए किसी बंदे को अपॉइंट तो करा गया था, बट ही इज नॉट द परमानेंट पीएम, ठीक है। तो किसको अपॉइंट करा गया यहाँ पे, आफ्टर द डेथ ऑफ नेहरू, आफ्टर द डेथ ऑफ नेहरू, व्हेनेवर इंडियन डेमोक्रेसी विल सर्वाइव आफ्टर नेहरू। लोगों के मन में क्वेश्चन यही आ गया कि भाई किस तरीके से नेहरू के बाद जो भारतीय लोकतंत्र है क्या वो बचा रहेगा या नहीं बचा रहेगा, क्योंकि लोगों के मन में यही क्वेश्चन था कि सबसे पहले क्या कहते हैं, इतने टाइम से कांग्रेस चलती आ रही है, नेहरू जी के बिना कांग्रेस के बारे में कभी सोचा ही नहीं गया, बिकॉज वो तो आजादी के टाइम पीरियड से पहले से गांधी के साथ थे। और इसीलिए लोगों के मन में 2 क्वेश्चंस बहुत थे। नंबर 1 क्वेश्चन, क्या इंडियन डेमोक्रेसी नेहरू जी के बाद बनी रहेगी। नंबर 2 क्वेश्चन कि दिस सिचुएशन गिव राइज टू द मोर सीरियस क्वेश्चंस। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन अरोज फ्रॉम द सीरियस डिबेट दैट द मैनी आउटसाइडर हैड अबाउट wherever the Indians democratic experiment will survive after the नेहरू। मतलब जिस तरीके से नेहरू की फॉरेन पॉलिसीज थी, या नेहरू ने राइट्स के बारे में सोचा था, नेहरू जी ने न्यूक्लियर टेस्टिंग के बारे में सोचा था, आईटीज के बारे में सोचा था, बहुत कुछ सोचा था नेहरू जी ने, लेकिन उनके मरने के बाद जो उनके आजाद सपने थे जो पूरा करना चाहते थे, क्या आने वाले लीडर्स उसमें फोकस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही लोगों के मन में क्वेश्चंस खड़े हो रहे थे, सीरियस सिचुएशन थी कि नेहरू जी के बाद क्या होगा। देन फाइनली क्या हुआ, इतिहास में याद रखिएगा, जो पर्सन का नाम मैं बताने जा रहा हूं वो पर्सन ऐसे थे जो बिना किसी प्रॉब्लम के इलेक्ट हुए थे आफ्टर द नेहरू। आफ्टर द नेहरू आप देखेंगे 1960s का डेकेड जो था, मतलब क्योंकि अगर आपको याद हो, हम लोग, मैं थोड़ा सा टाइमलाइन आपको बता देता हूँ, अगर आपको याद हो 1950 के अंदर हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करा, खत्म करा, उसके बाद 1952 से लेके 1952 से लेके 57 तक पहला जनरल इलेक्शन चलता रहा। उसके बाद नेहरू जी की डेथ के बाद सिचुएशन खराब हुई, मतलब इस टाइम तक तो पूरी कांग्रेस पे नेहरू जी का ही राज चल रहा था, पूरी की पूरी कांग्रेस पे। लेकिन आफ्टर द नेहरू डेथ 1960s का टाइम पीरियड, 1960s समझते हैं, 1960s मतलब 1960 से लेके 1970 का जो टाइम पीरियड था वो एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहा जाता है। पॉलिटिकल अर्थक्वेक इसलिए कहा जाता है कि 1962 के अंदर एक तो वॉर हुआ, 1964 के अंदर नेहरू जी की डेथ हुई, 1966 के अंदर डेथ हुई, 1965 के अंदर पाकिस्तान से दोबारा वॉर हुआ, और बहुत सारा फूड प्रॉब्लम थी, और बहुत से गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी। इवन सीमा पे क्या कहते हैं, हमारे जो सीमा बल है वो कमजोर होते जा रहे थे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी। मतलब इनइक्वालिटी तो समाज में थी, गरीबी आज भी है, कल भी रहेगी और आने वाले समय में भी रहेगी। हम समाज को इक्वल नहीं कर सकते, बट यहाँ पे हमें पता था कि उस टाइम पीरियड के अंदर दंगे हो रहे थे, क्योंकि रिसेंटली 1950 में तो हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा करा था, 60 का टाइम पीरियड था, फिर भी कहीं ना कहीं क्षेत्रीय विभाजन की मांग हो रही थी, दूसरे स्टेट्स कह रहे थे कि हमें भी आज़ाद होना है, जैसे आपने आंध्र प्रदेश को अलग स्टेट दे दिया। और फिर कम्युनल राइट्स, मतलब दंगे हो रहे हैं, लोगों को धर्म के नाम पर भड़काया जा रहा है। तो ये सारी सिचुएशन, ये सारी की सारी प्रॉब्लम 1960s के टाइम पीरियड में हो रही थी। बट ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड आफ्टर द नेहरू, हमें देश को तो चलाना था, तो देश को चलाने के लिए हमने लाल बहादुर शास्त्री जी को चुना। तो लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस के लीडर में से बिना किसी प्रॉब्लम के इलेक्ट हो गए थे। और वहां पे याद रखिएगा कि शुरुआती समय के अंदर तीसरे प्राइम मिनिस्टर कहलाए जाते हैं, क्योंकि पहले जो थे वो आपको पता है हमारे कौन थे, पहले थे हमारे क्या कहते हैं आपके नेहरू जी, दूसरे कुछ टाइम के लिए इलेक्ट होते हैं, दैट इज वाई इन्हें थर्ड प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है। लेकिन आप इन्हें सेकंड ही मान के चलिएगा, ठीक है, सेकंड ही मान के चलिएगा कि नेहरू जी के बाद जो शास्त्री जी है उनका टाइम पीरियड होता है। शास्त्री जी का टाइम पीरियड याद करने के लिए आपको ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि 1964 से 1966 तक इनका टाइम पीरियड रहा। ये पीएम 2 साल तक ही रहे, लेकिन 2 साल के अंदर जो झंडे ये गाड़ के गए थे ना, उन्होंने पूरा का पूरा देश संभाल लिया, और पूरी तरीके से पाकिस्तान को और चाइना को पूरी तरीके से मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश करें। मतलब कि इस्लामाबाद तक अगर कोई झंडा लहराया था उस टाइम पीरियड के अंदर, लाहौर तक, तो आप यकीन मानेंगे कि इस व्यक्ति के टाइम पीरियड पे ही था। मतलब ही इज द पर्सन जिसको पता था कि सही पॉलिसी क्या होती है, सही लोगों को सही तरीके से जवाब कैसे देना आना चाहिए, वगैरह वगैरह चीजें। तो इसीलिए इस टाइम पीरियड को हमें समझना बहुत जरूरी है। मैं क्योंकि अभी इंट्रो पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन जैसे जैसे हम चैप्टर को आगे बढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, उतना ही डीपली
हमें इस चैप्टर के एनालाइज के बारे में समझ में आएगा कि चैप्टर बताने की कोशिश क्या कर रहा है। तो एंड तक देखिएगा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो 1964 के अंदर नेहरू जी की डेथ होती है। 1964 के अंदर डेथ होने के बाद यहाँ पे क्या कहते हैं, उनका टाइम पीरियड 1964 से 66 जनवरी तक इनका रहता है। अब यहाँ पे होता क्या सीन है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से बहुत ही बिल्कुल सर्वसम्मति के साथ कहा कि लाल बहादुर शास्त्री जो है एक नेक दिल के अच्छे, ईमानदार, कर्मठ, रुझारू और ऑनेस्टी बेस्ड कैंडिडेट है, सो वी मस्ट सिलेक्ट हिम। और यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी को चुन लिया गया। अब चुनने का कारण क्या है? अनुभवी नेता है भाई, पहले भी बहुत सारा काम कर चुके हैं, मिनिस्ट्री में काम कर चुके हैं, होम मिनिस्ट्री में काम कर चुके हैं, एक्सटर्नल अफेयर में काम कर चुके हैं, रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर रह चुके हैं। इन्हीं के टाइम पीरियड में वो सीन हुआ था कि एक बार रेलवे का एक्सीडेंट हुआ था और रेलवे के एक्सीडेंट के बाद इन्होंने कहा था कि मेरे रहते हुए रेलवे का एक्सीडेंट हो गया, तो भाई ऐसा नहीं है, मैं इस रेलवे की पोस्ट से, मिनिस्ट्री से इस्तीफा देना चाहता हूँ। सो ये ऐसे पर्सन थे, सोचिए। सो दैट इज वाई यहाँ पे पीएम चुना गया। एक्सपीरियंस नेता है, सिंप्लिसिटी के लिए बहुत फेमस है, ऐसा नहीं कूल दिखना है, मतलब बाइसेप्स, बॉडी बिल्डिंग और फेशियल वेशियल करा के, ऐसा बिल्कुल सीन नहीं था। सिंपलता, सुंदरता, सादगी में है, ये समझ चुके थे। दैट इज वाई यहाँ पे सिंप्लिसिटी जो थी इनके पास थी। और यहाँ पे उन्होंने पूरी तरीके से नैतिक प्रतिबद्धता के साथ, मतलब मोरल कमिटमेंट के साथ कहा कि भाई मैं इस देश को झुकने नहीं दूंगा। अगर आपको याद हो, सॉरी मनी लिख रहा है मैं, मंडे लिख रहा है, मंडे। अगर आपको याद हो, महिलाएं आज भी कहीं ना कहीं मंडे को फास्ट रखती है ना। बहुत सी गर्ल्स भी अच्छे बॉयफ्रेंड के लिए, अच्छे हस्बैंड के लिए रखती है, सब रखते हैं, हालांकि लड़के भी रखते हैं। तो ये सीन जो स्टार्ट हुआ था, अगर आपको याद हो, ये शास्त्री जी के टाइम पीरियड पे स्टार्ट हुआ था कि हमने कहा था कि एक टाइम पीरियड के अंदर हमारे देश के अंदर फूड को लेके बहुत ज़्यादा मतलब महामारी करो मारामारी हो रही थी। और यहाँ पे शास्त्री जी ने अपने टाइम पीरियड पे कहा था कि पूरा देश अगर एक दिन का फास्ट रखे तो सोचो हम कितना अनाज को बचा सकते हैं, क्योंकि पहले के टाइम पीरियड में हमारे देश में इतना अनाज पैदा ही नहीं हो पा रहा था, जनसंख्या इतनी थी, दूसरी जगह से हमें क्या कहते हैं खरीद के लाना पड़ता था। और उस टाइम पीरियड के अंदर हमारे ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा था। इतना भारत देश इतना बड़ा है, 85% ऑफ द पॉपुलेशन आर वर्किंग एंड एंगेज इन द एग्रीकल्चर फील्ड। सोचिए फिर भी हमें खरीदना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे शास्त्री जी ने दिमाग खेला, उन्होंने लोगों के सेंटीमेंट के ऊपर फोकस करा। उन्होंने कहा कि महिलाएं जो है इस चीज के अंदर मेरे साथ आएंगी और यहाँ पे हम एक दिन का फास्ट रखेंगे। अगर हम पूरा भारत एक दिन का फास्ट रखेगा, चाहे वो किसी दिन भी हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, आप रखिए, आप इससे आपका पेट साफ रहेगा, वगैरह वगैरह चीजें। और उस दिन से ये फास्ट रखने की परंपराएं स्टार्ट हुई थी। और हालांकि ऐसा नहीं कि शास्त्री जी के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, पर शास्त्री जी पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने ऐसी चीज को अप्रोच करा। उन्हें पता था कि पहले भी महिलाएं व्रत रखती आ रही है, एंशिएंट टाइम पीरियड पे व्रत रखे जाते होंगे, लेकिन उन्होंने देश के सम्मान के लिए, देश के हित के लिए ऐसा काम करने के लिए कहा जनता को। तो इस तरीके से आप देखिए कि हमारा फूड सिक्योरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया कि फिर हम बार मतलब बाद में जाके ना हम उसको क्या कहते हैं दूसरी कंट्री के अंदर बेचने लगे। और आज की डेट में आपको पता है कि हमारे पास अनाज इतना होता है कि सड़ता रहता है हमारे गोदाम के अंदर। तो सोचिए, सो दिस इज द पर्सन जिन्होंने लोगों की वैल्यू पे, लोगों के काम पे फोकस करा। और जब ये इलेक्ट होके आए तो इनके टाइम पीरियड के अंदर दो अहम काम थे, दो सबसे अहम काम थे जो इन्होंने अपने टाइम पीरियड में करके दिखाए। अब क्योंकि 1964 से पहले 1962 के अंदर नेहरू जी के टाइम पीरियड के अंदर क्या हुआ था, वॉर हुआ था। वॉर कौन सा हुआ था हमें पता है कि मतलब एक बाबासीर है, आपको पता है, चाइना, जो हमेशा क्या कहते हैं परेशान करता रहता है। तो वहाँ पे 1962 के अंदर वहाँ वॉर हुआ, खुद ही वॉर डिक्लेयर करा, खुद ही वॉर खत्म कर दिया। हमारी सीमाओं पर क्या कहते हैं उस समय सशस्त्र सीमा बल नहीं थे, क्योंकि आपको पता है के मैनन जो है उन्होंने बोल दिया, वी.के. मेनन उन्होंने बोल दिया था कि किस तरीके से अब तो हिंदी चीनी भाई भाई हो गया, तो आपको बाउंड्रीज पे सेना रखने की क्या जरूरत है। लेकिन हमें क्या पता था कि क्या कहते हैं चाइना जो है घात लगाए बैठा है। और दूर दराज की दृष्टि रखने वाले बंदे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये चीज पहले ही बोल दी थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे हुआ, अब जब हुआ सो वी आर अलर्ट, और हम अलर्ट हो गए। और यहाँ पे जब शास्त्री जी की अपॉइंटमेंट हुई तो दूसरे देशों को लगता था, चाहे भारत हो, तो सॉरी जब पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, उसको लगता था कि क्या करेगा ये बंदा, ये कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इससे पहले जो नेता आए हैं वो भी ऐसे थे। तो इन्होंने क्या करा, सबसे पहले इंडो पाक वॉर हुआ इनके टाइम पीरियड के अंदर 1965 के अंदर। उसके बाद दूसरा क्या हुआ, मानसून फेल हुआ। मानसून फेल हुआ तो क्रॉप फेलियर हो गई। क्रॉप फेलियर हुआ तो आपको पता है वही वाला चीज मैंने बताया आपको कि लोगों के लिए खाने के वांदे पड़ गए। इनके टाइम पीरियड में दो प्रॉब्लम हुई, लेकिन आपको पता है कि इंसान चुनौतियों से नहीं चुनौतियों से परेशान होता है। और यहाँ पे इन्होंने चुनौतियों को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा, और यहाँ पे चुनौतियों को फेस करते वक्त इसने उसका सोल्यूशन ढूंढा। तो यहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक आइडियोलॉजी के बारे में समझ में आता है कि कैसी भी चुनौतियों को क्या कहते हैं वो बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व करने के लिए तैयार रहते हैं। उन्हें पता था कि अगर हमें क्या कहते हैं बदला लेना है पाकिस्तान से, तो पहले हमें अपने आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और क्रॉप फेलियर अगर हो रही है और फूड प्रोडक्शन पे इतना ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है, स्कैर्सिटी हो रही है, तो हमें अपने किसानों को मजबूत
करना पड़ेगा। तो इसीलिए इनकी ड्यूरेशन के टाइम पीरियड में एक नारा लगाया गया था, जय जवान जय किसान। अब जब ये नारा लगाया गया ना, सो ऑन द टाइम पीपल फील सो एक्साइटेड कि यार ऐसा कोई नेता है जो जनता को जड़ से उठाने की कोशिश कर रहा है और वो देश हित की बात कर रहा है, तो क्यों ना हम उनके साथ आए। सो दैट इज वाई यहाँ पे ये दो चीज जो थी इनके टाइम पीरियड में हुई। सबसे पहले पाकिस्तान वॉर मैंने बता दिया आपको, अब क्योंकि एक्सपायर्ड हो गए थे 10 जनवरी 1966 के अंदर ताशकंद के अंदर। ताशकंद से आते वक्त वो क्यों हुए थे वो भी हम समझते हैं। सबसे पहले 1965 में देख लीजिए, अप्रैल के अंदर क्या हुआ, पाकिस्तान ने एक आर्म फोर्स अटैक कर दिया रन के कच्छ से, गुजरात से। अगर आपको याद हो, मैंने रन का कच्छ पहले भी दिखाया था आपको, वहां से उन्होंने अटैक कर दिया। किसने अटैक कर दिया? पाकिस्तानियों ने अटैक कर दिया। तो यहाँ पे सितंबर के अंदर फिर दोबारा जम्मू कश्मीर के अंदर फिर दोबारा 1965 के अंदर क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर मुठभेड़ हो गई। तो हम लोगों ने क्या करा, हमने अपना पंजाब बॉर्डर खोल दिया। तो मैं आपको थोड़ा मैप दिखा दूंगा कैसे हुआ ये, वेट है मैं आपको मैप दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ से आपको दिखाई देगा। अगर आपको याद हो तो यहाँ का जो इलाका है ये हमारा जम्मू कश्मीर है, फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये हमारा थोड़ा अलग प्लेस आ जाता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ से आप देख सकते हैं ये, तो ये हमारे जम्मू कश्मीर है। यहाँ से जम्मू कश्मीर से ये लोगों ने अटैक करा, देन फाइनली यहाँ के रन के कच्छ से इन लोगों ने अटैक करा। लेकिन पंजाब के हिस्से को तो हमने आधा बांटा हुआ था, है ना, तो हमने यहाँ का बॉर्डर खोल दिया। हमने जब यहाँ का बॉर्डर खोला तो हमने यहाँ के लोगों को ही मारा और यहाँ के लोगों को ही मारा, और हमने लाहौर तक अपनी सेना को पहुँचा दिया। तो लाहौर तक अपनी सेना को पहुंचा दिया, तो पाकिस्तान को समझ में आ गया कि भाई अब ये लोग शांत बैठने वालों में से नहीं है, सो दैट इज वाई यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे युद्ध हुआ और हमारी करारी जीत हुई, और हमने उनके कई किलोमीटर के हिस्से को कैप्चर कर लिया। और जब हमने उसके कई किलोमीटर के हिस्से को कैप्चर कर लिया तो पाकिस्तान को समझ में आ गया कि भाई उन्होंने अपनी सेना लाहौर तक पहुंचा दिया और अब हम जीत नहीं सकते। तो इस हिसाब से इस वॉर के अंदर जब उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया तो जवानों ने भी अपना क्या कहते हैं दमखम दिखाया, और यहाँ पे उन्होंने देश के सम्मान को झुकने नहीं दिया। जैसे कि आज की डेट में टोक्यो ओलंपिक के अंदर नीरज चोपड़ा ने हमारे देश का नाम ऊपर करा है, तो उस टाइम पीरियड के अंदर सैनिक जो थे वो दम उनमें आज भी है और वो दम उनमें कल भी था। तो यहाँ पे उन्होंने फाइनली क्या कहते हैं एक समझौता कर लिया। अब अयूब खान हाइट में बहुत बड़े थे और यहाँ पे आपके कहते हैं शास्त्री जी ये छोटे थे, अयूब खान आप देख सकते हैं, ये शास्त्री जी अयूब खान। अब इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ और समझौते के लिए अगेन वही आपका यूएन आ गया। यूएन का जब भी कोई मतलब ही नहीं था, जब दो कंट्री आपस में लड़ रही है तो आपका क्या मतलब बनता है, ठीक है, आप इंटरनेशनल लेवल पे वॉर जैसी चीज़ों को खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप ये तो देख लीजिए गलती किसकी है। तो यहाँ पे फिर दोबारा क्या कहते हैं समझौता हुआ, और इस समझौते को हमने लाल बहादुर शास्त्री अयूब खान समझौता बोला, या हम इसको ताशकंद समझौता भी बोल सकते हैं, ताशकंद एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, ताशकंद एग्रीमेंट हुआ। और यहाँ पे क्या कहते हैं आपके उज्बेकिस्तान के अंदर ये ताशकंद है, वहाँ पे क्या कहते हैं एग्रीमेंट हुआ। और कहा जाता है कि शास्त्री जी बहुत सारी बातों से एग्री भी नहीं थे, लेकिन उनको जानबूझ के एग्री करवाया गया बहुत सारी चीज़ों पे, और ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पीरियड के अंदर इनकी रहस्यमय मौत हुई। आज तक नहीं पता चला है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ होने के कारण क्या है, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि शास्त्री जी के डेथ होने के कारण एक नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा जानना है तो मैं तो आपको यही कहूँगा, एक ताशकंद फाइल करके क्या कहते हैं यूट्यूब पे आपको वेब सीरीज मिलेगी, एक मूवी है, आप उसे जरूर देखिएगा, उसमें समझ में आता है कि किस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री जी को मारा गया था या इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। आई वॉच दिस मूवी ऑल्सो, मुझे बहुत कुछ समझ में आया उसके अंदर से, तो आप जरूर देखिएगा। मेरा कोई पेड प्रमोशन नहीं है उनसे, बस मैंने देखी है तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे हम इतना ही करते हैं, ठीक है, अब ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि मॉनसून फेलियर के लिए उन लोगों ने उस टाइम पीरियड के अंदर क्या चलाया, उस टाइम पीरियड के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया। और ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था वो आपको पता है अच्छी तरीके से। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता है फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी करना। ग्रीन रेवोल्यूशन शास्त्री जी के टाइम पीरियड पे चलाया गया था, याद रखिएगा। और ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक जो है एम एस स्वामीनाथन जो थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से इसको चलाना है। सो इस टाइम पीरियड के अंदर इन्होंने दोनों सिचुएशन को सॉल्व करा, चाहे वॉर की बात हो, क्योंकि 1962 के अंदर जब चाइना से वॉर हो गया तो पाकिस्तान को लगा कि अभी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्रॉप फेलियर होगा तो उनको लगता है कि वो दूसरी कंट्री से खरीदेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि हम भारतीय हैं, वी आर इंडियंस, और हमें इस पर गर्व है, बिकॉज हम सारे लोग आपको पता है कि चुनौतियों का सामना करना जानते हैं। सो दैट इज वाई हम आगे करेंगे अब अगला चैप्टर करो नेक्स्ट पार्ट। तो अभी हम इतना ही करेंगे, शास्त्री जी तक हमने खत्म करा है, 66 तक। वीडियो के अगले पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे क्या है, ठीक है। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो, आई होप यू लाइक द वे आई एम टीचिंग, और मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। दिस इज इट।